ये है दिल्ली दर्पण। अगर आज किसी व्यक्ति के साथ कोई वारदात हो जाए तो उसका भरोसा किस पे जाएगा? आपका जवाब होगा स्थानीय प्रशासन, चाहे वो पुलिस हो या न्यायालय हो या तमाम कर्मचारी। लेकिन एक ऐसा ही किस्सा है, मैं आपको एक आपके सामने रखने जा रहा हूँ जो कि आपका दिल दहला देगा। जी हाँ, बेगमपुर थाने का ये किस्सा है जहाँ पे एक महिला को राजस्थान पुलिस के कुछ कर्मचारी आते हैं और उसे ले जाते हैं अपहरण करके। अब अपहरण ये शब्द क्यों है, ये आपको इस वीडियो में पूरा पता चलेगा कि हमने अपहरण शब्द क्यों यूज किया है। उसके बाद राजस्थान में उसके साथ दुष्कर्म किया जाता है। दुष्कर्म के बाद ये मामला 2022 जनवरी में कोर्ट में पहुंचता है। अब इसी पूरे मुद्दे को लेकर, क्योंकि आज जब ये मुद्दा केस कोर्ट में चल रहा है तो उसके सारे कागज जो कहते हैं न्यायालय से अचानक गायब हो जाते हैं। बड़ा सवाल है कि न्यायालय में ये कागज कैसे गायब हो गए, पूरे डॉक्यूमेंट्स, क्या वो डॉक्यूमेंट्स थे, क्या वो पूरा मामला था और क्या वो चीजें थी। इस पूरी प्रकल्प पे बातचीत करने के लिए मेरे साथ एडवोकेट अभिजीत मिश्रा जी हैं, जो कि पीड़िता की तरफ से इस केस की पैरवी कर रहे हैं। और सर, मैं सबसे पहले पूछना चाहूंगा कि पूरा मामला क्या है, एक प्रकाश डालिए सबसे पहले। सो 28 जुलाई 2021 को जो पीड़िता है उसको कुछ पुलिसकर्मी राजस्थान पुलिस के दिल्ली आते हैं और उनको कहते हैं उनके घर से, जो बेगमपुर थाने के कहते डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, तो वहाँ से लेके जाते हैं। तकलीफ ऐसी होती है कि कहते हैं कि अरेस्ट किसी और को करना था, अरेस्ट इनको कर लिया। चलिए वो भी बात छोड़ते हैं। ना अरेस्ट मेमो, ना एमएलसी, ना कोई कहते हैं एफआईआर, ना कोई कहते हैं उनका रोल। और राजस्थान पुलिस के कर्मी दिल्ली से ट्रांजिट रिमांड के बिना किसी दस्तावेज के बिना बेगमपुर थाने के सामने से उनको ले जाते हैं और किसी को कोई खबर नहीं है कि क्या हो रहा है। उस महिला के साथ दिल्ली के रोहिणी क्षेत्र में ही दुष्कर्म करा जाता है, सामूहिक दुष्कर्म करा जाता है और फिर उस लड़की को जेल में डाल दिया जाता है। 4 महीने बाद उसको कहते हैं जेल में ये बोला जाता है कि अगर तुमने अपनी ज़बान खोली तो तुम्हारी सारी वीडियो रिलीज़ कर दी जाएगी, तुम्हारे भाई और तुम्हारे पिताजी को और बाकी परिवार वालों को एनडीपीएस के झूठे केसेस में फंसा के राजस्थान में जेल में सड़ा दिया जाएगा। बड़ी मुश्किल से वो बच बचा के कहते हैं 3 महीने 4 महीने बाद अपनी जेल को ख़त्म करके कहते हैं दिल्ली आती, तो हमारे पास आके उन्होंने बताया कि उनके साथ क्या आप बीती थी। हमने ये फैसला लिया कि हम लोग दिल्ली पुलिस के पास ना जाके, क्योंकि दिल्ली पुलिस अपने किस रूप तक उसके कहते हैं इन लोगों के साथ सम्मिलित है हमारे को नहीं मालूम था, और दिल्ली पुलिस का क्या रोल है इसके पूरे घटना में नहीं मालूम था। तो इसलिए हमने 200 सीआरपीसी जो डायरेक्ट कंप्लेंट होती है मजिस्ट्रेट के सामने, हमने वो करी। माननीय मजिस्ट्रेट ने कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रोहिणी कोर्ट ने कहते हैं इसका संज्ञान लिया और सारे के सारे सबूतों को और गवाहों को उन्होंने सुना। 30 मार्च 2024 को इस कहते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट की कहते हैं कोर्ट ने इसके पर संज्ञान लेते हुए प्रोसेस इशू करा 204 सीआरपीसी में इन कहते हैं पुलिस ऑफिसर के खिलाफ जो राजस्थान पुलिस के हैं, और कहते हैं उनको बुलवाया गया। हमारे को 4 जुलाई 2024 को ये पता चलता है कि इन पुलिस अफसर ने माननीय अदालत श्री राजेंद्र कुमार जी के कहते अदालत से स्टे लेके आ गए हैं कि कहते ये प्रोसिक्यूशन नहीं हो सकता। सवाल ये उठा हमारे घर में कि कहते हैं स्टे कैसे आ सकता है। तो जब हमारे को रिवीजन की पिटीशन मिली तो पता चला इनके पास तो सारे के सारे सबूत, सारे के सारे दस्तावेज, कंप्लेंट की कॉपी, विटनेस स्टेटमेंट, सारे एविडेंसेस इन लोगों के पास पहले से हैं। तकलीफ हमारे साथ ये थी, जब 204 के ऊपर यानी कि प्रोसेस ऑफ इशू जब बुलाने के ऊपर ही स्टे है, तो उनको दस्तावेज तो जो 208 सीआरपीसी में मिलते हैं, तो मिले कैसे। आपको बताना चाहूँगा दिल्ली दर्पण के माध्यम से कि कोई भी एक्यूज्ड, कोई भी आरोपी जिसके खिलाफ कोई आरोप है, तो उसको चार्जशीट या फिर उसको सारे दस्तावेज कोर्ट के जो कहते हैं प्रोसिक्यूशन ने दिए हैं, वो सिर्फ और सिर्फ केवल और केवल जज के सामने से ही मिलते हैं। जज के अलावा कोई नहीं दे सकता, जो माननीय मजिस्ट्रेट की अदालत होती है वही देता है। तकलीफ ऐसी है कि जब वो जज के सामने आज तक पेश ही नहीं हुए, तो उनको वो दस्तावेज मिले तो मिले कैसे। हमने ये मुद्दा
माननीय राजेंद्र कुमार जी कहते हैं नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट रोहिणी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट के सामने रखा और कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करी, क्रिमिनल कंटेम्प्ट पिटीशन फाइल करी कि इन लोगों के पास ये जो दस्तावेज हैं ये आए तो आए कहाँ से। 208 सीआरपीसी जब कभी प्रोसेस में ही नहीं लाई गई, ये लोग कभी मजिस्ट्रेट के सामने पेश ही नहीं हुए, तो ये इनके पास दस्तावेज आए तो आए कहाँ से, सवाल ये इस बात का उठता है। माननीय राजेंद्र कुमार जी की अदालत ने इस बात का संज्ञान लिया और इनके ऊपर नोटिस इशू करे क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के, और इसके अलावा उन्होंने नोटिस इशू करे रीडर और एलमद जो कोर्ट स्टाफ है श्री अपूर्व भारद्वाज जी, जुडिशियल मजिस्ट्रेट नॉर्थ वेस्ट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट नंबर 113 के, उनके ऊपर भी कहते हैं कंटेम्प्ट क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के नोटिस इशू करे कि उनका भी रोल है। आपको बताना चाहूँगा इस माध्यम से कि जो जुडिशियल फाइल होती है उसके दो संरक्षक होते हैं, एक जो रीडर ऑफ द कोर्ट होता है और दूसरा होता है एलमद जो स्टाफ होता है कहते कोर्ट का, जो सारे के सारे दस्तावेजों को संभाल के रखता है। केवल 2 जने हैं जिनके पास ये कहते हैं फाइल और फाइल का एक्सेस था, जुडिशियल फाइल का, और गैंग रेप की जो फाइल्स होती हैं ये सुप्रीम कोर्ट की डायरेक्शंस हैं निपुण सक्सेना की जजमेंट में कि ये सारी की सारी फाइल्स जो होते हैं सील्ड एनवेलप में और प्रॉपरली मार्क करके रखी जाती है कि इसके साथ कोई छेड़खानी ना हो सके और किसी भी महिला का या किसी भी कहते हैं विटनेस का नाम ना जा सके। ये लोगों के पास बिना जज की परमिशन के जो दस्तावेज आए ये कोर्ट की अवमानना है और क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट मेरी नज़रों में, और इसी के ऊपर माननीय अदालत श्री राजेंद्र कुमार जी की उन्होंने क्रिमिनल कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का नोटिस इशू करा और 27 अगस्त 2024 को इनको बोला कि आप 18 सितंबर 2024 जो अगली डेट है उस दिन आके आप अपना जवाब दाखिल करें कि आपने क्या कहाँ से ये हासिल करा है कागजात। अभिजीत जी, मैं एक सवाल करना चाहूँगा। जब हम पूरे प्रकरण को देखते हैं, मैं शुरुआत में जाना चाहूँगा जब महिला का अपहरण किया गया, क्योंकि एक रूल है कि अगर किसी भी स्टेट की पुलिस अगर आती है तो उसे कुछ चीज़ें फॉलो करनी होती है। क्या वो राजस्थान पुलिस ने फॉलो किए या नहीं किए, ऐसा कोई सबूत जो आप रखना चाहें कैमरे के माध्यम जी बिल्कुल। तो कभी भी कोई भी स्टेट की पुलिस जब दिल्ली में आती है तो उसको कहते हैं जो भी थाना जिसके अंदर उन्होंने कार्रवाई करनी है तो वहाँ पे उसके एसएचओ के पास उनको जाके मिलना पड़ता है, एसएचओ से परमिशन लेनी पड़ती है और एसएचओ फिर एक अपना स्टाफ या 2 स्टाफ जैसे कि उनकी ज़रूरत हो उस पर्टिकुलर स्टेट की पुलिस की वो देती है। अगर किसी का अरेस्ट होता है तो सबसे पहले आपको निकटतम मजिस्ट्रेट के सामने उनको पेश करना पड़ता है, उनका मेडिकल कहते हैं होता है, मेडिकल के बाद एक ट्रांजिट रिमांड सर्टिफिकेट होता है कि ये जो इंसान है जिसको अरेस्ट करा गया है इनको इस पुलिसकर्मी के कहते हैं निरीक्षण में भेजा जा रहा है उस पर्टिकुलर मजिस्ट्रेट के पास जहाँ पे वो केस चल रहा है। इस पर्टिकुलर केस में मतलब इस कहते हैं संदर्भ में हमारे उसमें किसी ने कुछ नहीं करा, इस महिला को कोई मजिस्ट्रेट के सामने पेश नहीं करा गया, कोई मेडिकल नहीं हुआ दिल्ली में, क्योंकि उनका इंटेंशन ही कुछ और था। उनका इंटेंशन कहते हैं जस्टिस करना नहीं था, उनका कोई इंटेंशन नहीं करना था, उनका इंटेंशन दुष्कर्म करना था लड़की के साथ, और जिसको अरेस्ट करने आए थे उसको तो अरेस्ट ही नहीं करा, किसी और लड़की को अरेस्ट करा और झूठ पे झूठ। राजस्थान के जज के साथ भी बोला झूठ, इधर भी बोला झूठ, और कहते हैं यहाँ के जो बेगमपुर पुलिस थाने हैं कहते हैं उनके एसएचओ को भी झूठ बोला कि कहते हैं किस तरह से वो लोग लेके जा रहे हैं। अरेस्ट करने के बाद कोई कार्यवाही की कोई भी जानकारी कहते हैं हमारे बेगमपुर थाने को कुछ भी नहीं, ये उन्होंने जज साहब के इसको सामने लेकर कोई रखा। लेटर इशू किया था जो आपने हमें बिहाइंड द कैमरा दिखाया था? मैं उसके बारे में सिर्फ इतना ही कह सकता हूँ कि उन्होंने माननीय मजिस्ट्रेट की अदालत में यही बोला है कि बेगमपुर थाने को कोई भी अंदाज़ा नहीं है, कोई जानकारी नहीं है, कोई अरेस्ट की, कोई एफआईआर की, कोई अरेस्ट मेमो की, कोई एमएलसी की, कोई ट्रांजिट रिमांड की कोई जानकारी नहीं। उनको किसी चीज़ के कहते हैं बारे में नहीं मालूम कि उस लड़की को लेके भी गया गया था। तो इस अभाव में कोई ट्रांजिट रिमांड, एमएलसी और किसी भी चीज़ के अभाव में इसी को मैं कहता हूँ कि ये एब्डक्शन, ये कहते हैं अपहरण के दायरे में आता है जो राजस्थान पुलिस ने करा है। अभिजीत जी, एक सवाल ये भी है, क्योंकि आज कहीं ना कहीं गरीबों का एक सहारा है प्रशासन,
प्रशासन में, चाहे वो पहले स्थानीय प्रशासन में बात करें, चाहे वो दिल्ली पुलिस हो, चाहे वो व्यक्ति कहीं भी रहता हो, चाहे वो राजस्थान, यूपी, वहाँ की हम पुलिस की बात करेंगे। लेकिन जब यहाँ पे ऐसा मामला सामने आता है तो कहीं न कहीं एक आत्मा को झंझोर देता है, क्योंकि जो लोग प्रशासन के लिए, यानी प्रशासन के लोग जो जनता के लिए काम आने चाहिए, वो आज कहीं न कहीं खुद के लिए या अफसरों के लिए काम कर रहे हैं। तो इस पे क्या कहना चाहेंगे? मैं तो यही कहूँगा कि ये जो घटना है इसने पूरे के पूरे प्रशासन को और कानूनी प्रक्रिया को अंदर से झकझोर दिया है। इतना घिनौना हरकत हुई है कि कोर्ट की फाइल से कहते हैं उनके पास फाइल पहुंच रही है जब तक मजिस्ट्रेट ने दिया नहीं। दूसरा सबसे बड़ा जो सवाल उठता है इस बात के ऊपर ये उठता है कि किसके ऊपर भरोसा करा जाए। जब कोई 4 कागज़ निकाल के अपने पास रख सकता है तो 5 कागज़ अपनी तरफ से डाल क्यों नहीं सकता? तो कानून की कौन-सी फाइल पे मैं भरोसा करूँ? मेरा सवाल ये उठता है। आज मेरे साथ हुआ है तो मुझे उस बात का दर्द है। ऐसे कई लोगों के साथ हुआ होगा जिनको अभी तक पता भी नहीं होगा और शायद पता कभी चलेगा भी नहीं कि कौन से कागज़ निकल गए, कौन से कागज़ जुड़ गए। तो पूरी की पूरी कानूनी प्रक्रिया के ऊपर सवाल उठता है कि ऐसे लोगों को, ऐसे रीडर और एल्मत को जिनको अपनी ज़िम्मेदारी का ही अंदाज़ा नहीं है कि वो किस अ, काम के ऊपर उनको ज़िम्मेदार ठहराया गया है और उसके साथ वो ऐसे हरकतें कर रहे हैं। मतलब ये तो बिल्कुल शर्मसार है। मेरे को तो सिर्फ एक ही सवाल है कि जिस किसी व्यक्ति ने, अभी मैं यही कह सकता हूँ कि वो जो भी व्यक्ति ने उसको दिया है ऐसे कर्म के लिए उसको सबसे कड़ी से कड़ी सज़ा मिलनी चाहिए, क्योंकि पूरे पूरे प्रशासन हिल चुका है इससे। कानूनी प्रक्रिया हिला दी है उन लोगों ने। अभिजीत जी, बात करें कि लास्ट में जो अभी पैरवी की गई उसमें 27-28 को जो भी उसमें मुकदमा चला, वहाँ पे रोहिणी कोर्ट ने जो आदेश जारी किए और अगली तारीख आपको 18 सितंबर की दी गई है। क्या पहले मैं जानना चाहूँगा, जो आखिरी तारीख थी उसमें क्या दलीलें हुई और क्या निकल के आया 18 तारीख के लिए? 27 अगस्त 2024 को हमने माननीय अदालत श्री कहते हैं राजेंद्र कुमार जी के सामने यही दलील पेश करी कि धारा 208 सीआरपीसी की वो कभी फॉलो ही नहीं हुई, क्योंकि उनके खुद के डायरेक्शन थे कि ये स्टे हो जाए प्रोसीजर 204 का, यानी कि प्रोसेस ऑफ इशू ऑफ प्रोसेस का, यानी सम्मन्स उनके स्टे हो गए। जब सम्मन स्टे हो गए, सामने वाला कभी पेश ही नहीं हुआ जुडिशियल मजिस्ट्रेट के सामने, तो उसके पास सबूत आए तो आए कहाँ से? जब जज नहीं दिए तो ये सवाल जज साहब को इमीडिएटली क्लिक करा कि भाई ये तो मैंने खुद ही रोक दिया था, तो इनके पास मिल ही कहाँ से सकता है। तो माननीय कहते हैं राजेंद्र कुमार जी ने इमीडिएटली इसके ऊपर कहते संज्ञान लेते हुए उनके ऊपर नोटिस करा। मुझे न्यायालय पे पूरा भरोसा है कि इसकी वो जांच और इसकी इंक्वायरी जब पता होगी, कंप्लीट होगी, तो वो सबके सामने सच्चाई पेश होगी कि ये कैसे हुआ। हालांकि इसके अंदर मेरा जो पर्सनल मानना है, रोल जो रीडर और एल्मत का होता है, कहते हैं कोर्ट नंबर 113, कहते हैं श्री अपूर्व भारद्वाज जी मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट जी की अदालत का, वो बहुत बड़ा है, क्योंकि फाइल, जुडिशियल फाइल तो उन्हीं के पास थी। जुडिशियल फाइल उनके निगरानी के बिना गई तो गई कैसे? 2 सवाल हो सकते हैं। एक कि भाई वो कहते हैं निकम्मे कि भाई हमारे को मालूम नहीं, हमारे कहते हैं फाइल हमारे नाक के नीचे से कोई लेके चला गया और फोटोकॉपी करा ली, हमारे को पता ही नहीं चला। या हमारे को कहते हैं हम मिले हुए थे कि हमने अपनी मर्जी से फाइल उनको दे दी। अगर समझते हैं कि वो पहला काम हुआ है कि वो उनको पता ही नहीं चला, उनके सामने ये हुआ है, तो ये तो चोरी है और उनकी लापरवाही है, और उस लापरवाही के लिए उनको इमीडिएटली सस्पेंड करने की मेरी गुजारिश है अथॉरिटीज से। अगर वो साथ में मिले हुए हैं तो ये मैटर ऑफ करप्शन है कि कहते हैं कोर्ट स्टाफ करप्ट है। इससे ज़्यादा कोई क्या कह सकता है कि कोर्ट स्टाफ करप्ट नहीं होगा तो कैसे होगा काम। अब इस मामले को थोड़ा सा कंक्लूड किया जाए तो हम आखिरी में आते हैं, क्योंकि अब 18 तारीख को उसकी अगली सुनवाई है। और क्या लगता है कि क्योंकि तमाम ऐसे केस हैं देश में, हमने सुने हैं, चाहे वो निर्भया जैसे केस हों, आज कोलकाता का जो मामला है वो आज एक बड़ा रूप ले चुका है, पर लेकिन उसके बाद भी इंसाफ की जो हुंकार है वो लगती है, पर लेकिन समय लग जाता है, किसी को 5 साल, किसी को 10 साल। क्या लग रहा है इस केस में, XYZ केस में कितनी उम्मीद है 18 तारीख को, क्या प्रक्रिया होगी, क्या चीज़ें होने वाली हैं? सो
कानूनी प्रक्रिया दो तरह से चालू होती है। आप एक पहले जाते हैं पुलिस स्टेशन में, पुलिस आपको एफआईआर घोषित करते हैं और एफआईआर करने के बाद आप कहते हैं इन्वेस्टिगेशन होती है, चार्जशीट फाइल होती है, फिर गवाहियाँ होती हैं, फिर क्रॉस होते हैं। ये थोड़ा सा दूसरा केस है। ये केस है डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करने का। जब आप डायरेक्ट मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करते हैं तो आपके सारे गवाह, सारे सबूत पहले मजिस्ट्रेट के सामने पेश कर दिए जाते हैं। हमारे को जहाँ तक लगता है, अगर ये फास्ट ट्रैक कोर्ट को कहते हैं सौंपा जाता है तो 1 साल, हार्डली 1 साल से 2 साल के अंदर ये पूरा का पूरा केस ख़त्म हो जाना चाहिए। इससे ज़्यादा कुछ बचा ही नहीं, क्योंकि सारे सबूत, सारे गवाह, सब कुछ हमारे सामने है और उनका एक रोल इसके अंदर मेरी नज़र में दिखाई देता है कि है। तो यहाँ पे ये थोड़ा सा बेटर होता है डायरेक्ट कंप्लेंट टू मजिस्ट्रेट। इसके अंदर दो मेहनत बहुत ज़्यादा होती है प्रोसिक्यूशन की, और प्रोसिक्यूशन क्योंकि कहते हैं प्राइवेट वकील लड़ रहे होते हैं, तो ये पब्लिक प्रोसिक्यूटर के मदद कम होती है, हमारी मदद ज़्यादा होती है। अभिजीत जी, एक आखिरी सवाल मैं करूँगा, क्योंकि मैं आपकी दृष्टि जानना चाहता हूँ। आप इतने समय वकालत में रहे, और जब ऐसे केसेस सामने आते हैं और उसमें बात करें जब प्रशासन भी इंक्लूड है, प्रशासन की भी कमियां सामने आती हैं, तो किस तरीके से देखा जाता है? क्योंकि एक आम व्यक्ति सबसे पहले भरोसा करता है अपनी स्थानीय पुलिस पे कि वो फर्स्ट इन्फॉर्मेशन एफआईआर दर्ज करें, आगे कार्रवाई हो, और कोर्ट में जब जाए तो मुझे एक इंसाफ की जो उनकी हुंकार होती है, उनकी चाह होती है, पर लेकिन यहाँ पे ऐसा लग रहा है कि वो थोड़ी सी खत्म होती जा रही है। यहाँ पे क्योंकि हमारे को खुद को भरोसा नहीं था कि शायद दिल्ली पुलिस मिली हो, इसलिए हम लोग खुद 200 सीआरपीसी में डायरेक्टली हमने कंप्लेंट करी थी माननीय मजिस्ट्रेट साहब को। हमारे को जहाँ तक समझ में आता है, जब मेरे पर्सनल स्ट्रैटेजी है, पुलिस हो या कोई भी हो, अगर आपका केस में थोड़ा सा कहते हैं आप स्ट्रांग होके चलेंगे, आपके कहते हैं एविडेंसेस और विटनेसेस आपके साथ हैं, तो आप हमेशा डायरेक्टली मजिस्ट्रेट को कंप्लेंट करें। पुलिस को कंप्लेंट करके मिलता शायद उतना फ़ायदा नहीं होता मेरी नज़र में, ये मेरा पर्सनल कहते हैं ओपिनियन। तो मैं पर्सनली इतने बड़े मुद्दे को पुलिस के पास और एफआईआर के रास्ते में नहीं लेके गया, क्योंकि मेरे को मालूम था जो आज कहते हैं कोर्ट के अंदर हुआ है वो कहते हैं पुलिस थाने से ही हो चुका होता। तो ये ऐसा कहते हैं सब कुछ हो सकता है, भारत है, हमारे में हर चीज़ संभव है। क्योंकि कहते हैं जब करप्शन एक्ट आया है तो कुछ ना कुछ तो सोच के हमारी पार्लियामेंट ने रखा ही होगा कि कहते हैं कुछ ना कुछ लोग करप्ट हो गए। मेरा ये मानना है कि 2-4 लोगों की वजह से जो सामूहिक कहते हैं पूरे प्रशासन पे जो आरोप लगते हैं वो नहीं लगने चाहिए, क्योंकि बहुत अच्छे लोग भी हैं प्रशासन, जुडिशरी में बहुत अच्छे लोग हैं, इतने अच्छे हमारे जजेस हैं, हमारे कहते हैं जो जजेस हैं उनके ऊपर पूरा भरोसा है हमारे को। पर ये जो कहते हैं सेंधमारी हुई है दस्तावेज़ों की, ये कुछ चुनिंदा लोगों के लालच ने जो कलंक लगाया है हमारे कहते हैं प्रशासन पे और हमारे कोर्ट के प्रोसीजर पे, ये बहुत ही ज़्यादा शर्मसार। बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे हमारे साथ एडवोकेट अभिजीत मिश्रा जी, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर अपनी बातें रखी और पूरा मामला विस्तार पे समझाया। पर बड़ा सवाल एक ये उठता है कि आज जहाँ पे एक आम व्यक्ति को, एक आम जनमानस को एक विश्वास है अपने स्थानीय पुलिस पे और अपने स्थानीय प्रशासन यानी न्यायालय पे, जब ऐसे मुद्दे सामने आते हैं तो कहीं ना कहीं झंझोर देते हैं, क्योंकि एक महिला के साथ प्रशासन के लोगों के द्वारा दुष्कर्म, मैंने एक शब्द यूज किया था अपहरण, क्योंकि अब अभिजीत जी ने उसको ही क्लियर कर दिया, क्योंकि ना वो स्थानीय प्रशासन से कोई मंजूरी लेके गए, ना मजिस्ट्रेट से, और ना ही कोई मेडिकल हुआ, इसलिए हम ये शब्द यूज किया हमने अपहरण का। अब उस महिला का अपहरण होता है, किसी को पता नहीं उस महिला को कहाँ लेके जाया गया, चाहे उसे जेल में या फिर कहीं और, पर लेकिन उसके साथ दुष्कर्म हुआ, ये तो एक सच्चाई है। सवाल है कि जब वो यहाँ पे आए तो स्थानीय प्रशासन ने उनको रोकने की कोशिश क्यों नहीं की? क्या पुलिस प्रशासन इतना सोया हुआ था दिल्ली का कि उसे यही नहीं पता आने वाले 2 साल तक कि कोई ऐसा व्यक्ति बाहर भी गया, और गया तो उसने सवाल क्यों नहीं खड़े किए? ये बात अगर बात की जाए राजस्थान की ही नहीं, अगर बात की जाए तो पहले कई बार ऐसे कांड हो चुके हैं हमारे दिल्ली में, जो कि यूपी से ऐसे तमाम जगहों से पुलिस आई है और दिल्ली पुलिस की नाक के नीचे से यहाँ के लोगों को अगवा करके ले गई है। अगवा शब्द ही यूज किया जाएगा, और लेकिन उसके बाद भी दिल्ली प्रशासन को या दिल्ली पुलिस प्रशासन को पता ही नहीं चला कि वहाँ के समाज के लोग और कहाँ से कौन व्यक्ति गायब हो रहा है।
अहम सवाल है उनकी प्रक्रिया पे और उनकी कार्रवाई पर। और सबसे बड़ा सवाल यहाँ उठता है जस्टिस पे और मजिस्ट्रेट पे, और बात करें यहाँ की वकालत पे। क्यों कि जिस तरीके से अभिजीत जी ने भी बताया कि एक केस चलते हुए केस में जहाँ पे एक सील पैक डॉक्यूमेंट वहाँ पे कोर्ट में सबमिट थे, उसको नाक के नीचे से किस तरीके से निकाला गया और आरोपी तक उसकी कॉपियां पहुंचाई गई, तो कहीं ना कहीं यहाँ पे उसका स्टाफ तो शामिल है, सवाल तो उठेगा। और दूसरी बात यह है कि वो कौन लोग हैं, लेकिन इसको लेकर अभी तक जज ने उनके खिलाफ, चाहे वो उनके स्टाफ के लोगों में बात की जाए जो टाइपराइटर हैं और ऐसे तमाम लोगों के खिलाफ अभी तक नोटिस जारी किए गए हैं। लेकिन अब बड़ा सवाल ये है कि जब 18 तारीख को कोर्ट की पैरवी की जाएगी, दोबारा से हेयरिंग होगी, तो क्या उस महिला को इंसाफ मिलेगा? तो मिलेगा तो उनको क्या सजा मिलेगी, ये देखने वाला बड़ा विषय है। लेकिन अहम सवाल यही है कि प्रशासन कब तक सोएगा और कब तक ऐसी लापरवाहियां लगातार होगी, क्योंकि चाहे अगर भूतकाल का विषय उठाया जाए, चाहे वर्तमान का विषय उठाया जाए, क्या इन सबको देखते हुए ऐसा लगा है कि भविष्य में अगर प्रशासन नहीं जागा तो ये प्रक्रिया आगे भी दोहराती जाएगी। संजीव गुप्ता, दिल्ली दर्पण टीवी। लेटेस्ट खबरों के लिए सब्सक्राइब करें हमारा यूट्यूब चैनल या फिर लॉग ऑन करें www.delhidarpantv.com। खबरों की कवरेज और विज्ञापनों के लिए संपर्क करें।